सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में एचपीवी और इससे जुड़े कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। ये पहल नागपुर में आयोजित कॉन्कर एचपीवी एंड कैंसर 2025 कार्यक्रम से शुरुआत की गई, जिसमें देश भर के प्रमुख बाल चिकित्सक और विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इनमें डॉक्टर विनीत गांधी, डॉक्टर नीलिमा मांडलिक, डॉक्टर जया बहेरे, डॉक्टर संगीता तामगुड़े, डॉक्टर सीमा जैन प्रमुखता से उपस्थित थी। सत्र का संचालन डॉक्टर संजय मराठे ने किया, जिन्होंने एचपीवी से जुड़ी जानकारी माता पिता तक पहुंचाने और किशोरों के लिए समय पर टीकाकरण करवाने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य एचपीवी संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करना और किशोरों को इस संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देना है। एचपीवी एक ऐसा वायरस है जो न केवल महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बल्कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में ओरल, गुदा, जननांग और अन्य कैंसर का कारण बनता है। विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में हर साल लगभग 1.23 लाख महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से प्रभावित होती है, जिनमें से 77,000 की मृत्यु हो जाती है। यह कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। हर साल भारत में 1,23,000 पेशेंट्स सामने आ रहे हैं सर्वाइकल कैंसर में, जिनमें देखा गया है कि 77,000 मौतें हो रही हैं। आज एचपीवी को लेकर नागपुर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। डॉक्टर संजय मराठे हमारे साथ मौजूद है, पीडियाट्रिशियन। सर, सबसे मेजर कॉज इसके क्या रहते हैं? देखो, एचपीवी नाम का जो विषाणु है, जो लड़कों में या लड़कियों में दोनों में होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मोस्ट कॉमन वायरस है। बट ये समझाना चाहिए कि ये नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स से भी ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्लोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है जेनिटल्स का, तो भी ये ट्रांसफर हो सकता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन ऑलमोस्ट सबको पर्टिकुलर एज के बाद होना ही है, क्लोज कांटेक्ट आने के बाद में। इसकी दूसरी खूबी ऐसी है कि ये एचपीवी इन्फेक्शन होने से कोई साइंस एंड सिम्टम्स ही नहीं दिखते हैं, तो ध्यान में नहीं आता हुआ है। अब ये देखा गया है बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बट ये वायरल इन्फेक्शन से ये देखा गया है फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट 100%, एनल कैंसर, एनल रीजन का कैंसर 90%, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर 40 to 50%, और गले के जिसको ओरोफेरेंजियल कैंसर कहा जाता है उसमें ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कैंसर्स ये एचपीवी वायरस से होते हैं। और जेनिटल वार्ड्स की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 100% एचपीवी टाइप 6 और 11 से होते हैं। सर, इसकी स्क्रीनिंग अच्छा, कैसे यहाँ की ही नहीं जाती रुकेंगे, जी। मेरे को ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये बोलना है, बॉयज भी इतना ही रिस्क है। पहले ये देखा गया था कि भाई ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है, ये गलत फहमी है। इन्फेक्शन तो दोनों में होता है। बॉयज में एनल कैंसर 80%, पिनाइल कैंसर 50%, ओरोफेरेंजियल गले के कैंसर 30 to 40%। इसका एचपीवी कोरिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका कैंसर काज करने का रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ है पूरे वर्ल्ड में। ये उसकी खासियत है कि इसके इन्फेक्शन को आप प्रोटेक्ट करते हैं तो आप ये सब कॉम्प्लिकेशंस प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर, कैसे इसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है? देखो, इसकी स्क्रीनिंग करना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मैं उसका रीजन बताता हूँ। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरोटाइप से होता है और 95% ऑफ द एचपीवी इन्फेक्शन तो बॉडी क्लियर कर देती है, तो 95% ऑफ द टाइम्स तो आपको कुछ करना नहीं है। 5% जो होता है और उसके बाद में भी जो जिसको कैंसर काज करने को जिसकी क्षमता है, जिसको ऑन्कोजेनिक वायरल बोलते हैं, उसमें ये सब वो 6 महीने से ज्यादा परसिस्ट हो गया बॉडी में, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन। अब ये जो लोग है उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर ये इन्फेक्शन फिर से नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट, और ये इन्फेक्शन कंटिन्यू होता है तो कुछ महीने, कुछ साल, कुछ डिकेड्स के बाद में जो चेंजेस इसमें होते हैं उससे कैंसर हो सकता है। अब ये सर्वाइकल का हो, एनल का हो, पिनाइल का हो, गले का हो, किसी से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे सर इसकी रोकथाम की जा सकती है वैक्सीन के? देखो, इससे रोकथाम करने के और कंट्रोल करने के दो इम्पोर्टेंट चीज है। इसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि होना ही है। वैक्सीन इज द ओनली कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन। अब कब करना चाहिए?
वैक्सीन तो है, ये वैक्सीन लड़के या लड़की दोनों को देना चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन तो दोनों से हो रहा है। आप सिर्फ लड़की को प्रोटेक्ट करके भी बराबर नहीं, तो उसको हम बोलेंगे जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन। अब कब देना चाहिए? मैंने देखा जैसे क्लोज कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, तो क्लोज कॉन्टैक्ट आने के पहले देना चाहिए। पहले अपन शादी का सोचते थे, अभी ये क्राइटेरिया नहीं रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये कि हो सकता है 17-18 साल के बाद में उनका क्लोज कॉन्टैक्ट हो सकता है, आपको उसके पहले देना है। तो ये देखा गया है। फिर ये सेफ है क्या, ये इफेक्टिव है क्या? आप तो बहुत पहले दे रहे हैं, डिसीज तो बाद में होने वाली है। तो जितनी भी वर्ल्ड में स्टडीज है, इंडिया में भी स्टडी है, उसमें ये देखा गया है बॉयज और गर्ल्स में 9 to 14 ईयर्स में जो वैक्सीनेशन किया गया है वो सेफ तो है ही, इम्यूनोजेनिक भी है। उसकी जो प्रतिकारात्मक शक्ति है वो उतनी अच्छी है, राधा ज्यादा अच्छी है जो 15 से 25 साल तक के लड़के या लड़कियों में। और वैक्सीन एफिकेसी यानी प्रोटेक्शन क्या मिलता है, तो जिसका ये वैक्सीन देने से जो प्रोटेक्शन है, इट इज एट पार विद द वैक्सीन गिवन बिटवीन 15 to 26 years। तो ये तीनों चीजें। और चौथा एडवांटेज मैं बताता हूँ जो अपने सोसाइटी को भी हो जाएगा कि 10 साल के आसपास में ये लोग वैक्सीन लेने से उनको 2 डोज देने पड़ते हैं। तो 9 से 14 साल तक आप वैक्सीन देते हो तो 2 डोज दे दो, 15 साल के बाद में देते हो तो 3 डोज दे दो, तो आपको उसकी कॉस्ट की, वैक्सीन की कॉस्ट भी बढ़ती है। और ये पीरियड में रिसेप्टिव रहती है पॉपुलेशन। हम इतने वैक्सीन देते हैं पीडियाट्रिशियन होने से, हम 10 साल का एक वैक्सीन भी देते हैं, हम उनको तभी बोल सकते हैं नहीं भाई ये भी एक वैक्सीन है, तो उसका एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। तो दिस इज द आइडियल पीरियड जिससे मैं एटलीस्ट ये टाइप से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और मैं ही नहीं, पीडियाट्रिशियन ही नहीं, गायनाकोलॉजिस्ट ने भी ये बोलना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर्स ने भी बोलना चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स ने भी बोलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये उनका वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लेना चाहिए, उसका कवरेज बढ़ेगा। मैं 20% को कवर करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 80% में कवर करेगी। सर आज जो यानी मतलब युवती और युवक हैं 30 साल की एज में आ गए हैं, ये वैक्सीन कब तक ली जा सकती है? देखो रिकमेंडेशंस हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्टडीज उनके यहाँ वैसे ऐसे होती है। अब ये जो आप सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन है, इसमें स्टडी की गई है कि 9 साल से लेकर 26 साल तक लड़का हो या लड़की हो, इनको ये वैक्सीन आराम से सेफली दे सकते हैं, उसका प्रोटेक्शन, उसकी सेफ्टी एस्टेब्लिश होगी। कुछ वैक्सीन जो ऐसे अवेलेबल है वर्ल्ड में, जो आप 45 ईयर्स तक भी दे सकते हैं, उसका भी सेफ्टी उन्होंने वर्ल्ड में एस्टेब्लिश किया है। तो ये सेफ्टी अप टू 45 ईयर्स इज एस्टेब्लिश्ड। उसका प्रोटेक्शन 9 से 14 में जितना मिलेगा उसमें बाद में थोड़ा कम मिलेगा। ये भी स्टडी में देखा गया है 24 साल से 35 साल तक स्टिल प्रोटेक्शन इज गुड। 35 to 45 में उतना प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जितना 25 to 35 में मिलता, उतना इनको नहीं मिलेगा जैसे 9 से 14 में मिलता। सो द बेस्ट प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड व्हेन इट इज गिवन फ्रॉम 9 to 14 years, second best is given from 15 to 26 years, and third best protection is from 26 to 35 and less protection from 35 to 40। ऐसा आप बोल सकते हैं जो स्टडीज अवेलेबल है। सर इंडिया में कितने तरह की एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल हैं एंड कॉस्ट इफेक्टिव अगर इनकी बात की जाए तो कैसे ये? बिल्कुल, देखो आप ये देखा जाएगा इंडिया में हमारे पास में 3 वैक्सीन अवेलेबल है। एक विदेशी कंपनी का है, 2 विदेशी कंपनी के, एक अपना खुद का है सीरम इंस्टीट्यूट का। जो सीरम इंस्टीट्यूट का है जिसमें 4 सीरोटाइप्स है, 6, 11, 16, 18 ये टाइप्स है। 6 और 11 से आपको जेनाइटल वार्ड से ऑलमोस्ट 90 to 100% प्रोटेक्शन मिलता है। 16 और 18 इसलिए चुना गया है कि आउट ऑफ ऑल टाइप्स ये देखा गया है कि 16 और 18 आपको 75 to 80% प्रोटेक्शन देता है, मेजर प्रोटेक्शन। तो ये वैक्सीन का सिमिलर एक विदेशी वैक्सीन भी है, उसका इंडिया में और वर्ल्ड में 45 ईयर्स तक दे सकते हैं, इसका परमिशन है, लेकिन वो बॉयज को देने की परमिशन इंडिया में नहीं है। एक और एक वैक्सीन वही कंपनी का आया है जिसको नोना वैलेंट वैक्सीन बोलते हैं, जिसमें 9 सीरोटाइप्स है। जो इंडिया में स्टडी सबमिट किया है उसमें बॉयज को 9 to 14 ईयर्स तक ही दे सकते हैं और गर्ल्स को 9 to 26 ईयर्स तक दे सकते हैं। तो इंडिया की बात करें तो 2-4 सीरोटाइप वाले हैं, एक सिर्फ फीमेल में दिया जा सकता है जो विदेशी है, गार्डासेल 4 जिसको बोलते हैं। गार्डासेल 9 जो है उनका, जिससे प्रोटेक्शन इज ऑलमोस्ट 95%, बहुत कॉस्टली होता है, तो कॉस्ट का भी अपने इश्यू अपने देश में होता ही है। वो वैक्सीन इंडिया में
बॉयज में 9 to 14 ईयर्स तक दे सकते हैं, गर्ल्स में 9 to 26 ईयर्स तक दे सकते हैं। वेराज जो सर्वावैक नाम का जो सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन है, जो 9 से 14, 14 से 26, बॉय रहो या गर्ल रहो, उनको दोनों को दे सकता है। तो मैं बोल रहा कि ये वैक्सीन जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन करके ही प्रमोट होना चाहिए, नॉट एज अ वैक्सीन फॉर अ सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर तो एक कैंसर है, बट उसके एडवांटेजेस इतने सारे हैं, बॉयज में भी है, गर्ल्स में भी। तो वाई टू लिमिट आवर सेल्स टू कॉल इट एज अ सर्वाइकल। मैं बोलूंगा सर्वाइकल कैंसर है तो वो मदर बोलेगी लड़कों को क्यों दे रहे हैं आप। तो मेरे को ये आपको बताना है कि ये जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है, बॉयज को भी प्रोटेक्शन है, गर्ल्स को भी प्रोटेक्शन है। बॉय प्रोटेक्टेड रहा तो गर्ल को इन्फेक्शन नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा इट इज ट्रू। सो बोथ ऑफ देम आर गेटिंग प्रोटेक्शन थ्रू ईच अदर। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सर माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी दिया जा सकता है ये टीका? देखो, एक होता है सेफ्टी और एक होता है नेसेसिटी। जानबूझकर प्रेगनेंसी के टाइम में कोई वैक्सीन नहीं देगा, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, वी डू नॉट वांट कि इससे कोई साइड इफेक्ट हो जाए। तो नॉर्मली हम उसको प्रेगनेंसी में एडवाइस नहीं करते। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ये वैक्सीन सेफ है। सपोज कोई लड़की ने वैक्सीन लिया है और वो 2 महीने में उसको ध्यान में आता है वो प्रेग्नेंट है, आप उनको सेफली बोल सकते हैं कि आपको कोई टर्मिनेशन करने की जरूरत नहीं प्रेगनेंसी की, आपके बच्चे में होने वाले बच्चे में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सेफ्टी प्रोसीजर के लिए आप जो बचे हुए डोजेस है, आपकी प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद में आप जब डिलीवर करोगे उसके बाद में आप उसको ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है लैक्टेशन में देना चाहिए क्या? लैक्टेशन में ये एकदम सेफ है, और रादर हम इनकरेज करते हैं कि जैसे उसकी डिलीवरी हो जाएगी उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने फर्स्ट डोज तभी दे देना चाहिए तब उसकी छुट्टी हो। तो उसको ऑलरेडी कन्विंस हो गई है, काउंसिल हो गई है, हो सकता है फैमिली में कुछ केस है जिसमें कैंसर हो गया है, तो उसको भी डर होता है, उसको ये बोल सकते हैं कि भाई यू हैव बीन प्रोटेक्टेड। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लैक्टेशन में जरूर देना चाहिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में जरूर देना चाहिए, प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। सो वी डू नॉट रिकमेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर। ह्यूमन तक है बड़ा प्रमाण आजकल इसे महानगरों में ही नहीं तो बल्कि छोटे तबकों में भी देखा जा रहा है, जिसकी अवेयरनेस के लिए आज नागपुर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स विशेषज्ञ शामिल हुए थे और उन्होंने इस पर गहन चर्चा की है। विद वीडियो जर्नलिस्ट नयन तलबंदे के साथ निशा पंचवान, NBC न्यूज़।